वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का सेल चैप्टर में टॉपिक जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटिकुलम है। यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ा था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संदर्भ में। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल से, यानी हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? SMCO, यानी हमारा ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर है रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ER। क्या लिखते हैं? ER। अब यहाँ पर हम लोगों को सबसे बेसिक चीज बात ये जानना है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरनेम क्या है। सरनेम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरनेम, तो पहला सरनेम के रूप में हम लोग इसको जानते हैं स्केलेटन ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसको? स्केलेटन ऑफ सेल। स्केलेटन ऑफ सेल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पहला इसका सरनेम। दूसरा सरनेम जो है इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो है इसका दूसरा नाम हो गया इंटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा इसका सरनेम है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तीसरा इसका सरनेम है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसका 3 सरनेम हुआ। क्या क्या सरनेम हुआ? तो पहला सरनेम स्केलेटन ऑफ द सेल, दूसरा नाम हुआ इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और तीसरा सरनेम इसका हुआ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये स्केलेटन ऑफ सेल इसको क्यों कहते हैं? तो ये सेल को शेप देता है। क्या करता है? इसका मेन फंक्शन इस नाम का पढ़ने के कारण है कि ये सेल को शेप देता है। अब इसको इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसलिए कहते हैं कि यह जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस से भी अटैच होता है और साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहता है, यानी यह फैला रहता है, स्प्रेडेड रहता है, जिसके कारण न्यूक्लियस में जो मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो साइटोप्लाज्म से देता है, और साइटोप्लाज्म को जिस चीज की जरूरत होती है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में देता है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसको क्यों कहते हैं? तो यह मेम्ब्रेन जो है यह न्यूक्लियस से अटैच होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, और इसका जितना भी आप पार्ट देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग इसको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी। क्या देखेंगे? डिस्कवरी कहें या इसका हिस्ट्री देखेंगे। तो क्या देखेंगे हम? इसका हिस्ट्री देखेंगे। तो हिस्ट्री में सबसे पहला ये चीज जानेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय ER
इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फर्स्ट टाइम discovered by Proter and al. Proter and al. क्या पढ़ेंगे इसको? प्रोटर इटाल मतलब होता है जब यह प्रोटर नाम का साइंटिस्ट काम कर रहे थे, डिस्कवरी कर रहे थे, तो उनके साथ कुछ लोग सहयोग कर रहा था। उस सहयोगी को हम लोग बायोलॉजी में इटाल के नाम से जानते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का डिस्कवरी प्रोटर एंड इटाल ने किया, यानी इनके कुछ और मित्र थे या इनके कुछ और सहयोगी थे जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में डिस्कवरी में सहायता किया। अब यहाँ पर बात आती है कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का टर्म इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम गिवन बाय प्रोटर किसके द्वारा दिया गया था? जो हम इस सेल ऑर्गेनेल्स को इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कह रहे हैं, इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का जो नामकरण है, नेमिंग भी किसके द्वारा किया गया था? प्रोटर के द्वारा किया गया था। तो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का हिस्ट्री हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर के विषय में हम लिखेंगे या जानेंगे कि ई आर इज मेड ऑफ पहला प्रोटीन का बना होता है जो 30% इसमें होता है। दूसरा होता है फॉस्फोलिपिड जो 70% होता है। अगर हम केमिकली इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को देखें तो केमिकली इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है, जिसमें 30% प्रोटीन होगा और 70% जो है वो आपको फॉस्फोलिपिड होगा। अब बात आती है, अब इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अब यहाँ जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, तो यहाँ पर एक बात बहुत रिमार्केबल है कि यह जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, यह आपको लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है। लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉट विजिबल, स्कोप इन नॉट विजिबल, यह नहीं दिखता है। अब इसको देखने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ता है? इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ईआर के अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। अब समझ लीजिए एक बात, जब केमिकल कंपोजिशन की बात होगी तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होगा। जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर का हम लोग अध्ययन की तरफ आगे बढ़ेंगे, इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे, तो ये लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है। ये
आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है। अब आगे हम लोग इसके विषय में, अब पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब इसका हम लोग पार्ट का अध्ययन करेंगे। पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक पार्ट ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो दे हैव 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होगा इसके पास? 3 पार्ट्स होगा। इसके पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है छोटे छोटे 3 सब यूनिट का बना होता है। पहला सब यूनिट को हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहेंगे? सिस्टर्नीस। सिस्टर्नी क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर क्या होगा, इस चीज को हम लोग देखें। सिस्टर्नी का एक स्ट्रक्चर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा इस आकार का होगा, और इसके ऊपर जो है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर यानी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। इसी को हम लोग सिस्टर्नी के नाम से जानेंगे। दूसरे पहला पार्ट हो गया ये। दूसरा पार्ट के रूप में आएगा वेसिकल्स। वेसिकल्स होगा दूसरा पार्ट। अब इस दूसरा पार्ट का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है इस आकार का होगा, यानी ऐसा होगा। इसको हम लोग वेसिकल्स के रूप में जानते हैं। तीसरा पार्ट इसका जो है वो होगा, उसको हम लोग कहेंगे ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स कैसा होगा? तो ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा। अब ये 3 पार्ट, अब यहां पर समझ लीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरनेम आ गया, डिस्कवरी आ गया, उसका स्ट्रक्चर आ गया, केमिकल स्ट्रक्चर आ गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर आ गया। अब हम लोग काइंड्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे। काइंड्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, या उसका एक्सप्लेनेशन हम अब आप लोगों के सामने ला रहे हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है आर 2 टाइप्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर 2 टाइप्स। कितने तरह का होगा? 2 तरह का होगा। एक को हम लोग क्या कहेंगे? एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहेंगे SER, यानी इसका पूरा नाम हो जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका दूसरा नाम हो जाता है, इसको हम लोग दूसरे नाम पर सेक्रोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहेंगे? सेक्रोप्लाज्म। इसका तीसरा नाम हो जाएगा ए ग्रेनुलर रेटिकुलम। ए ग्रेनुलर रेटिकुलम, ये हो जाएगा। अब दूसरा जो है, दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो, उसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे उसको? दूसरा का नाम हो जाता है RER,
जिसका फुल फॉर्म हो जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा नाम हो जाता है इर्गेस्टोप्लाज्म। क्या कहेंगे? इर्गेस्टोप्लाज्म। या इसका तीसरा नाम हो जाएगा ग्रेनुलर ER या रेटिकुलम। अब इस दोनों नाम में देखिए समझ में आ जाएगी। स्मूथ, जहां पर नॉट, ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होता है? रावा या कण या पार्टिकल्स। A type of the endoplasmic reticulum, they have not any type of the granules, that is called a smooth endoplasmic reticulum. अब इस नाम को पकड़िए, ग्रेनुलर। A type of the endoplasmic reticulum, they have the granules on the surface of endoplasmic reticulum, that is called rough endoplasmic reticulum. यानी समझने की बात है, जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और दूसरे जिस पर ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाएगा, ये मतलब क्या होगा? नॉट। ग्रेन्यूल्स मतलब ग्रेन्यूल्स या कण जिस पर कोई भी पार्टिकल्स नहीं दिखे या ग्रेन्यूल्स नहीं दिखे, उसको हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानेंगे। अब स्ट्रक्चर के रूप में जो मैंने बताया कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूबुलर्स होता है, इसी के माध्यम के कारण, इसी स्ट्रक्चर के कारण हम लोग इसके सरनेम में इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए कहते हैं कि यह जो है उस मटेरियल को मेम्ब्रेनस, यानी ये सब जो है सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है, ट्यूब्यूल है, ये सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसके कारण हम लोग इसको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही।